हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ नेशनल टेस्ट अभ्यास। इनके अभी तक टोटल नेशनल टेस्ट अभ्यास पे जो ऐप है उस पे टोटल 13 पेपर अपलोड हो चुके हैं और भी डेली डेली करके क्या कर रहे हैं वो अपलोड कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मतलब बच्चे कोचिंग जा नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस हो नहीं रहा है, इसलिए एनटीए ने स्पेशली उनके प्रैक्टिस के लिए जेई मेंस और नीट के वो क्या कर रहे हैं अभ्यास के लिए एक ऐप लॉन्च किया है और उस पर टेस्ट दे रहे हैं उनको करने के लिए। ठीक है, तो पूरा एनडीए की तरफ से तो आपके लिए तो अच्छा ही है कि आप टेस्ट दो। ठीक है, अभी से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको क्या करना, पहले अभी वीडियो नहीं देखना है, पहले आप पेपर दे लो। जो अभी टेस्ट 1 का पेपर्स का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आप पहले टेस्ट दो, पहले टेस्ट देने के बाद उसके बाद से ये देखो। ठीक है, क्योंकि पहले देखोगे तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, पहले अपने आप से एनालिसिस। और देखो यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताते हैं और एनालिसिस बताते हैं। देखो पिछली बार जो नीट हुआ था उसमें देखो 23 क्वेश्चंस केवल किस फिजिकल के थे और बाकी 50-50% किसका था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का था। तो मतलब पिछले साल एनडीए चेंज, मतलब एनडीए पेपर बनाना स्टार्ट किया था तो उसका वेटेज किधर की तरफ है, फिजिकल की तरफ ज्यादा था। इस बार भी फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि 22 क्वेश्चन केवल फिजिकल के हैं, बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। तो कहीं ना कहीं तो फिजिकल पे हमें फोकस ज्यादा करना है कि फिजिकल क्या करना है, इस पे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि इसमें फिजिकल में क्वेश्चन अच्छे भी दिए गए हैं, कैलकुलेटिव भी है, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना होगा। वो देखेंगे कि कैसे ऑप्शंस कैसे आसानी जल्दी से टिक कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लोग। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, इनऑर्गेनिक का एस ब्लॉक का। अगर सिंपल रिएक्शन एस ब्लॉक देखोगे तो एनसीईआरटी में तुम्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड कुछ लास्ट में दिया हुआ है, उससे देखोगे तो उसमें आपको रिएक्शन क्या होगा मिल जाएगा आसानी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या है इसका, डिहाइड्रेशन, हीट करने पे डिहाइड्रेशन होता है, या ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 से, एटमॉस्फेयर में जो CO2 रहता है उससे कंबाइन होता है, या ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। तो ये दोनों नहीं होते, क्या होता है तुम्हारा हाइड्रेशन टू इल्ड अनदर हाइड्राइड। इसका एक रिएक्शन दिया होगा, इससे क्या कराते हैं H2O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, CaSO4 डॉट 2H2O क्या होता है, जिप्सम होता है। समझेगा कि मतलब जिप्सम को अगर हीट करते हैं तो ये प्लास्टर पे, अब इसका हाइड्रेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन नहीं कराते तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आएगा। सिंपल रिएक्शन दिया हो कि हाइड्रेशन टू इल अनदर है, इसका हाइड्रेशन कराने से तो क्या, एक दो हाइड्रेशन कराने से इसका एक और क्या हो रहा है, हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है जिसमें H2O के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखो ये फिजिकल क्वेश्चन है। इसमें इसमें देखो क्या कह रहा है कि एट STP 0.5 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। इनके दोनों दिया है, STP पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसमें से बताना है इक्वल डिफ्यूजन रेट क्या क्या होगा, इक्वल मॉलिक्यूलर। एक एक ऑप्शन करके चेक करते हैं। देखो इक्वल डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन रेट इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, R1 अपन R2 इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट M2 अपन M1 होता है मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे दो अलग अलग गैसेज हैं तो डिफ्यूजन रेट सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स, तो इक्वल वॉल्यूम्स के लिए देखो अगर मान लो PV इक्वल टू NRT लगाते हैं। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो टेम्परेचर प्रेशर सेम हो गया, R सेम हो गया। वॉल्यूम सेम होने के लिए मोल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट देखो यहाँ पे 0.5 मोल है, इसका 1 मोल है, तो ये आंसर नहीं होगा। हैव इक्वल मॉलिक्यूलर स्पीड, देखो इक्वल मॉलिक्यूलर स्पीड कब होता है, जब दोनों ये दो एक ही गैस रहते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर स्पीड सेम रहता है, बट डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है तो उनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, इक्वल मॉलिक्यूलर स्पीड, सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड इक्वल नहीं होगी, मतलब इन दोनों की इक्वल नहीं होगी, दो डिफरेंट गैसेज है। हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, 3/2 RT होता है।
तो ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये गैस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो और नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर केवल काइनेटिक एनर्जी रहता तो 3/2 nRT लिखते हैं, लेकिन अगर एवरेज की बात हो तो केवल क्या आएगा, 3/2 RT आता है, और वो मोल पे डिपेंड नहीं करता है, केवल टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो आंसर कौन सा देंगे, डी देंगे। ये भी नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शंस नहीं हुए, कौन सा आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। ये फिजिकल का मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड। क्या करना है, मोलिलिटी बताना है। तो मोलिलिटी वगैरह जब भी दिया रहता है तो क्या करते हैं, सारे डेटा पहले तुम्हें लिखना होता है, लिख के फॉर्मूला लिखना होता है जो पूछा जा रहा है, और फॉर्मूले में क्या करना होता है, सेट करना रहता है, बस बाकी सारे क्या होता है, हो जाता है सिंपल। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा क्योंकि डेटा कुछ इस तरह से दिया है तो कैलकुलेशन है, बट देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो गया। वेट ऑफ सोल्यूट क्या आ गया, वेट कितना दिया हुआ, 5 ग्राम, CH3COOH हो गया, ठीक है। डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ एथेनॉल, 1 लीटर क्या है, एथेनॉल है, ये क्या है, सॉल्वेंट हो गया। प्योर सॉल्वेंट कितना दिया, 1 लीटर दिया हुआ है। एज्यूम द रिएक्शन बिटवीन, एज्यूम नो रिएक्शन मतलब इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, एथेनॉल और एसिटिक एसिड के बीच में कोई रिएक्शन, अगर रिएक्शन होगा तो उनके क्या होंगे, रिएक्शन को कोई और प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स उनके चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोलिलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, किसी दूसरे की मोलिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नो रिएक्शन बिटवीन देन कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, तो क्या बताना है, मोलिलिटी, मोलिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलिलिटी कैलकुलेट करना है, इफ द डेंसिटी ऑफ एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल का क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम केस में क्या रहता है, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी डेंसिटी दिया रहता है तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया रहता है। हम जनरली क्या लेते हैं, एक्वस लेते हैं, एक्वस दिया ही रहता है और लेते भी, लेकिन यहाँ पे देखो सॉल्वेंट के लिए एथेनॉल लिया गया और सॉल्वेंट की डेंसिटी दिया हुआ है। अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये चीज समझ में आ रहा है, डेंसिटी ऑफ एथेनॉल कितना दिया हुआ है, 0.789 ग्राम पर ml दिया हुआ है, एथेनॉल सॉल्वेंट की डेंसिटी है। चलो कोई बात नहीं, यहां से क्या करते हैं, डेंसिटी कितना दिया हो, 0.789। चलो जो फॉर्मूला जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पता होगा वेट ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है इन केजी रखते हैं, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला। तो देखो मोल क्या है, 5 ग्राम CH3COH है, और इसका मोल से निकालने के लिए क्या करें, इसका मॉलिक्यूलर मास CH3COH का मॉलिक्यूलर मास निकाले कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये ऊपर हो गया क्या, मोल। अब नीचे लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, देखो सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ कितना, 1 लीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया था, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी वेट निकाल सकते हैं सॉल्वेंट का, सिंपल क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ से क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, डी डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ से मास निकालना है तो क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, तो 0.789 इंटू, देखो ये ग्राम पर ml में दिया हुआ है, ग्राम पर ml में दिया रहता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर में करेंगे, तो यहाँ से एक इसमें आ जाएगा 789 ग्राम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया कितना, 789 ग्राम हो गया। केजी में करना है तो इसी को क्या लिख लेंगे, 0.789 केजी में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलिलिटी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको जो सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 4 में से आंसर। तो देखो सिंपल कैलकुलेशन में बस ये जो फॉर्मूला दिया उसको लिखना है, और जो जो डेटा दिया उसको लिखो, अपने आप आ जाए, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंपल सा है, ऑर्गेनिक का आईपीएसी नोमेनक्लेचर है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर पता है। तो क्या करेंगे, इसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, एक एल्डिहाइड दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, अमाइड दिया हुआ है। तो पहले तो देखो डायरेक्ट एक तो होता है कि तरीका कि इसका नाम लिखो फिर ऑप्शन चेक करो, या फिर थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके डायरेक्ट पहले आंसर चेक कर सकते, आंसर ही तो टिक करना है। तो इसमें देखो पहले देखो, अगर मेन चेंज जो होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा, ये होगा अमाइड, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, अमाइड होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर की सीरीज होती है उसमें क्या होता है, ये ऊपर होता है, एल्डिहाइड से ऊपर होता है अमाइड, एसिड की डेरिवेटिव है। तो यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2
तो 2 होगा 3, 2 पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा 2 मिथाइल। अब देखो कहीं पे भी 2 मिथाइल नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन में 2 मिथाइल है, तो तुरंत आंसर क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट मतलब कि और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो यही ऑप्शन होगा। और देखो क्या करें, नाम लिखना होगा उसका 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो देखो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल 6 पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सो। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। एक्स कितने कार्बन, 6 कार्बन है, 3 इन 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, एक मिनट, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे 3 इन हेक्सेन 3 अमाइड, हेक्सेन 3 पे इन है और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड, इसके लिए अमाइड जोड़ देंगे। आंसर कौन सा होगा, तो केवल थोड़ा सा भी इससे भी क्या आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सिंपल सा है, आयनिक इक्विलिब्रियम का एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से बेसिक्स है। ठीक है, सिंपल सा आसानी से कर सकते हो। देखो क्या कह, एक रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो पहले तो वो क्या है रिएक्शन पे CH3COH H+ से गेन कर रहा है, तो ये देखो CH3COH किसमें आ रहा है, H+ गेन करके CH3COH H2+ बना रहा है, यानी यहाँ पे ये क्या है बेस है और ये क्या है एसिड, क्योंकि ये H+ रिमूव कर रहा है। तो एक चीज देखो, एसिड का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, और इसका जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड कौन सा, ये है, कॉन्जुगेट बेस कौन सा है F-। अब ऑप्शन पढ़ो, तो कह रहा है कि F- इज कॉन्जुगेट एसिड, F- तो क्या है कॉन्जुगेट, और भी C3COH का, तो ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो क्या है HF से आया है ना F-, तो वो होगा नहीं। F- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF, तो कॉन्जुगेट बेस तो है और HF का है कॉन्जुगेट बेस, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट। C3COH इज कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, ये लेकिन यहाँ पे तो ये C3COH क्या हो रहा है बेस हो रहा है, एसिड तो है नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। C3COH इज कॉन्जुगेट बेस, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेट एसिड है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो ये भी फिजिकल का, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा, नहीं तो गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं इसमें। तो कह रहा है कि 20 ml 0.2 m Al2SO4 होल थ्राइस दिया हुआ है। ठीक है, एक सोल्यूशन है इज मिक्स्ड विद 20 ml 0.6 m BaCl2, इन दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, Al2SO4 होल थ्राइस दिया हुआ है और BaCl2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका कितना है 20 ml, इसका कितना है 0.2 m, इसका कितना है 20 ml और 0.6 m। ठीक है, तो पूछा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन द सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, इसमें इस सोल्यूशन में क्या बनाना है, बताना है आयंस का कंसंट्रेशन बताना है। तो देखो ऑप्शन में Ba+CaSO4 - क्या बताना है, तो हम केवल Ba+ और SO4 - का ही कंसंट्रेशन क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो एक देखो पहले एक चीज और देखो कि ये दोनों अगर कंबाइन होंगे, ठीक है, तो ये BaSO4 बनाएंगे, अब BaSO4 क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। Al2SO4 होल थ्राइस प्लस BaCl2 कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, BaSO4 प्रेसिपिटेट होगा प्लस AlCl3 बनेगा। तो ये प्रेसिपिटेट जो होता है ना, एक चीज ध्यान कि जो प्रेसिपिटेट होता है वो आयंस में नहीं होता है, तो यहां जितना बन गया वो आयंस में नहीं जाएगा, वहां आयंस का कंसंट्रेशन नहीं जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर SO4 के कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है, SO4 2 पहले इसके मोल निकाल लो, मिली मोल निकाल लेते तो क्या करेंगे 0.2 इंटू 20 हो जाएगा Al2SO4 का, और कितने होंगे SO4 3 होंगे, तो 3 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इतना मिली मोल होगा किसका SO4 2 का, और Ba+2 का यहां से निकाल लो, Ba+2 का निकालेंगे तो क्या आएगा 0.6 इंटू 20, ये भी 0.6 इंटू 20, ये भी 0.6 इंटू 20 है। ठीक है, तो 2 2 4 12, यहाँ भी आएगा 12 मिलीमोल इसके है, 12 मिलीमोल इसके है, तो यहाँ से देखो SO4 2 केवल इसी का लिख देते हैं और Ba+2, तो ये कंबाइन होकर क्या बना ले रहा है BaSO4 बना ले रहा है। अब देखो इसके भी 12 मिलीमोल, इसके भी 12 मिलीमोल है, तो इसके भी कितने बन जाएंगे 12 मिल जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 0 हो जाएंगे।
तो कोई Ba+2 और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन में सोल्यूशन में नहीं बचेगा। तो क्या आंसर होगा? नो कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 एंड SO4 2-। तो एक बार और समझो, करना क्या है कि ये देखो एक सोल्यूशन दिया दूसरा सोल्यूशन दिया, तो जिसका कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है उनका निकाल लेते हैं। तो Ba+2 के सल्फेट आयन के यहाँ से मिलीमोल निकाल लिए, कितना होगा 12 मिलीमोल, और यहाँ से Ba+2 के मिलीमोल निकाले। अब ये दोनों क्या होंगे, कंबाइन होकर BaSO4 बना लेंगे। तो अगर देखो किसी का कंसंट्रेशन आता है, अगर इनमें से कोई एक लिमिटिंग रीजन रहता है, इनका अमाउंट डिफरेंट रहता है, तो कुछ प्रेसिपिटेट हो जाता है, कुछ जो बचता है वो आयंस का कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे तो कुछ मोल बच ही नहीं रहा है, तो वॉल्यूम चाहे जो भी हो, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा इनका 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है कि पूछा गया है आयनिक रेडियस, सिंपल सा क्वेश्चन है, आयनिक रेडियस पूछा गया है, इनका ऑर्डर पूछा गया है, इनकी वैल्यू दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रखना वैल्यू, ठीक है। ये देख लेते किसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो इन तीनों में साइज का बहुत सिंपल सा, ये तीनों क्या है, एक पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है, और इनमें देख लो तो कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। तो N-3 में अगर देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होता है, रेडियस क्या होता है, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक रेडियस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। तो सबसे कम साइज किसका, जेड सबसे ज्यादा किसका, एफ का है, तो साइज सबसे कम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा। वैसे भी देख लो, एक तो यहाँ से याद है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं समझ आता तो यहाँ देख लो कितने इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं 7 प्रोटॉन, कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो वो क्या है, पास आएंगे तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। इसका रेडियस सबसे कम, इसका ज्यादा। फिर देख लो वैल्यू सबसे ज्यादा इसमें से कौन सा आ जाएगा, 3 वैल्यू दिया हुआ, देखो यहाँ पे 1.71 सबसे ज्यादा है, 1.4 देन 1.36 कम है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। वैल्यू से क्या करेंगे, मैच करने, एग्जैक्ट नहीं पूछा गया बस में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, आइसोमरिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कीन आइसोमर विच मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 के बताने कितने मैक्सिमम और क्या आ सकते हैं आइसोमर्स हो सकते हैं, 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो क्या करना है, ज्यादा नंबर भी नहीं आसानी से बना सकते हैं। क्या करना होता है, बनाते हो एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, एक यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, और देखो 4 कार्बन में तो यही होगा, 4 कार्बन की चेन, अब 3 कार्बन की चेन कर लेते हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, 2 कार्बन में तो होगा नहीं, और कहीं डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते हैं, तो स्ट्रक्चरल तो 3 हो गए। बट यहाँ पे देखो कुछ बोला नहीं गया कि टोटल बोला गया कि पॉसिबल आइसोमर, तो तुम्हें स्टीरियो भी काउंट करना होता है। जब स्पेसिफाइड कर दे स्ट्रक्चरल तो स्ट्रक्चरल, स्पेसिफाइड कर दे स्टीरियो तो स्टीरियो, और कुछ भी नहीं बोला है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा। तो देखो इसके कोई स्टीरियो नहीं आएंगे, लेकिन ये देखो सिस ट्रांसफर करेगा, इसका सिस ट्रांसफर करेगा तो इससे कितने आएंगे 2, इसके 1 और इसके सिस ट्रांस नहीं होंगे, तो टोटल कितना होगा 1 2 3 और 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4। C10 देखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, इसमें गलत होने के चांसेस है। देखो इन कंपाउंड्स ECl3 दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ECl3 टाइप का है, जहां पे E क्या हो सकता है, बोरॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ। तो देन क्या बताना है, Cl ECl फॉर द डिफरेंट E आर इन द ऑर्डर। तो मतलब E की जगह पे अगर बोरॉन रखें, फास्फोरस रखें, तो किसमें एंगल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो देखो पहले तो ये देखो कि ये प्रेजेंट कहाँ पे है, अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो बोरॉन तो तुम्हारे यहाँ पे होता है, देन ये कार्बन वाला ग्रुप होता है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन बिस्मथ होता है। यहाँ ये प्रेजेंट है। देखो इसमें कितने, बोरॉन का अगर मान लो BCl3 लिखते हैं, तो BCl3 का स्ट्रक्चर क्या आएगा, सिंपल सा ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन में, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 120 का। अब आ जाओ फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, तो ये किसमें, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, तो इसमें क्या होगा, अगर PCl3 लिखते हैं तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर आता है। तो अब देखो एक चीज पहले ये देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 sp3 है, मतलब ये कहां से डेराइव हुआ होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से डेराइव हुआ, एक लोन पेयर है,
तो टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है 109, तो इसमें थीटा क्या आएगा लेस देन 109 आएगा। तो पहली बात कि 120 क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, इन सब में क्या होगा 109 से एंगल क्या आएगा कम आएगा। तो वो पहले तो देखो बोरॉन में सबसे ज्यादा कौन कौन सा है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो दो में हो सकता है। अब आगे चेक करते हैं फर्दर कि इसमें दिया हुआ फास्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ के सेम और इसमें क्या दिया हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ। तो एक चीज देखो फास्फोरस चलो और बना लेते हैं, आर्सेनिक क्लोरीन 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 होगा, यहाँ बिस्मथ का भी क्या आएगा क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन, इनके एंगल कंपेयर करने हैं। ठीक है, एक लोन पेयर का क्या है रिपल्सन लग रहा है तीनों में। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना होता है कि सिंपल लोन पेयर का डिस्टेंस देखो कि लोन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट है, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा कम होगा, उसके हिसाब से एंगल डिसाइड करते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे क्लोरीन 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 तो तीनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे लोन पेयर भी सेम है। यहाँ फास्फोरस और आर्सेनिक में देखो बिस्मथ है, यहाँ पे साइज क्या है सबसे ज्यादा साइज किसका है, इसका साइज सबसे ज्यादा है। तो साइज इसका ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसकी साइड में होंगे, थोड़ा जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लोरीन की साइड में रहेंगे, जो जो बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे क्लोरीन की साइड में रहेंगे। तो क्लोरीन की साइड में रहेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा ज्यादा, बिस्मथ का साइज ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे दूर दूर रहेंगे थोड़ा बॉन्ड में, तो डिस्टेंस क्या आएगा ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो रिपल्सन क्या होगा इनके बीच में, डिस्टेंस ज्यादा Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर से रिपल्सन क्या आएगा कम आएगा, रिपल्सन कम आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल कम आएगा, एंगल क्या होगा डिक्रीज का। तो बस ये दिमाग लगाना है, कहीं भी इस तरह का एंगल वाला है तो क्या करना है, लोन पेयर देखो कि लोन पेयर ज्यादा दूर है तो रिपल्सन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो रिपल्सन कम तो एंगल क्या आएगा कम आएगा। तो सबसे कम एंगल इसमें आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, फिर इसमें क्या आएगा थोड़ा सा फास्फोरस की साइड में रहेगा, साइज कम भी है, साइज कम तो इसमें क्या है डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन क्या आएगा ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा आएगा एक दूसरे के दूर दूर ज्यादा जाएंगे तो एंगल क्या आएगा ज्यादा आएगा, एंगल क्या आएगा ज्यादा। तो मतलब इनमें एंगल क्या आएगा फास्फोरस सबसे ज्यादा, आर्सेनिक डेफिनेशन का आंसर कौन सा हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह के थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, तो वो ये रिएक्शन दिया हुआ Cl2 2I - I2 2Cl- कह रहा है। तो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I- का कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना 0.2 मोल, पहले 0.2 मोल पर लीटर है और ये कहां तक चला जा रहा है 0.8 मोल, 0.8 मोल पर लीटर चेंज हो रहा है। यहां से कितना मिनट में 20 मिनट में चेंज हो रहा है। ठीक है, देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 का क्या बताना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। तो देखो सिंपल सा ये केवल एकदम बेसिक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसी का यूज करना सिंपल। तो दोनों का बराबर कर देते हैं। तो अगर मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट है तो डिसअपीयरेंस होगा, तो माइनस DI माइनस डिवाइड बाई DT, इसको क्या लिखेंगे हैं, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 है, और I2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा DI2 डिवाइड बाई DT, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है। देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है I माइनस का, तो I माइनस का निकाल लेते हैं, माइनस DI माइनस DT निकाल लेते हैं, तो माइनस लगा दो आगे, डी चेंज निकालना है तो फाइनल में 0.18 माइनस 0.2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 20 मिनट है तो 20 से डिवाइड कर दो मोल पर लीटर, टाइम आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.02 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा तो 10 पावर क्या आ जाएगा -3, तो माइनस डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा DI2 डिवाइड बाई DT। यही पूछा जा रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछा जा रहा है I2 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा। तो कितना आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ तो देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है 5 इंटू 10, इसको उधर लेके जाएंगे पॉइंट को तो क्या आ जाएगा 10⁻⁴ आ जाएगा। सिंपल होता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिवाइड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 1 2 ऐसे करके क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी क्या है तुम्हारा
केमिकल काइनेटिक्स है, रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है। लेकिन देखो रेडियो एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको किससे याद, देखो फर्स्ट ऑर्डर से कर लो। रेडियो एक्टिविटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको क्या मानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 4 आवर्स। मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका कितना है, टी हाफ कितना है, हाफ लाइफ कितना है, 4 आवर्स है, ठीक है। इफ द मास इनिशियल मास टी इक्वल टू 0 पे उसका मास कितना है 200 ग्राम, तो 20 आफ्टर क्या पूछा जा रहा है 24 आवर्स बाद उसका बताना है कि मास कितना बचेगा, ये बताना है कि कितना, पहले 200 ग्राम है अभी कितना बचेगा, कितना वो डिसोसिएट रेडियोएक्टिव रेज में क्या होगा एमिट कर चुका होगा, ये बताना है, तो कितना बचा हुआ होगा। तो इसको करने के देखो 3 तरीके हैं तुम्हारे। सबसे तो आसान तरीका तो पहले देखो टी हाफ है, देखो फर्स्ट ऑर्डर है तो एक तो सबसे आसान तरीका बताते हैं, क्या करो कि टी हाफ है, देखो कितने टी हाफ लग रहे हैं, देखो टी हाफ कितना 4 आवर्स दिया हुआ है, 24 आवर्स में बताना है, तो कितने टी हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ टी हाफ देख लो कितने हो जाएंगे, 24 डिवाइड बाई क्या कर लो 4, मतलब 6 टी हाफ लगेगा। एक बार टी हाफ आएगा तो 4 आवर्स, दूसरा टी हाफ आएगा तो 4 आवर्स, तीसरा चौथा पांचवा, तो कितना आ रहा है 6। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 200 ग्राम है तो एक टी हाफ आ गया, एक टी हाफ मतलब 4 आवर्स, एक टी हाफ 4 आवर्स के बाद ये कितना बचेगा 100 हाफ हो जाता है। अगले टी हाफ में फिर 4 आवर्स के बाद अगले टी हाफ में कितना हो जाएगा ये 50 ग्राम, 2 हो गया। फिर अगले 4 आवर्स में 25, अगले 4 आवर्स में 12.5, अगले टी हाफ में 4 आवर्स बाद ये कितना हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, और अगले टी हाफ में कितना आ जाएगा 3.125 हो जाएगा। तो कितने लगे 1 2 3 4 5 6 टी हाफ बताना है, 24 आवर्स बताना था, 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स तो कितना बचा, तो कितना बच गया 3.125, ये हो गया एक तरीका, ये हो गया जिसे कितने टी हाफ है। मान लो देखो एक तरीका हो रहा है कि टी हाफ कितना काउंट हो गया 6 आवर्स आ गया, मतलब 6 टी हाफ लग रहे हैं, तो जो n होता है एक फॉर्मूला पड़ा होगा n इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर क्या होता है n होता है, जहां n क्या होता है नंबर ऑफ टी हाफ होता है, तो नंबर ऑफ टी हाफ देखो 6 है, तो n नॉट कितना दिया हुआ है 200, देखो मोल यहाँ पे मोल भी रख सकते हैं, मोल भी रखते हैं, कंसंट्रेशन भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे वेट दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिवाइड तो दोनों में मॉलिक्यूलर मास है, तो यहाँ भी डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास, यहाँ भी डिवाइड में, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 200 है 1/2 की पावर कितना 6 कर लो, 200 डिवाइड बाई कितना 2 की पावर 6 करेंगे तो 5 करते तो 32 डिवाइड बाई 64, तो ये कितना आ जाएगा 3.125 ग्राम। दूसरा तरीका हो गया, एक तरीका और है, तीसरा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगा दो, ln CA नॉट अपन CA होता है, तो कंसंट्रेशन भी रख सकते हैं, मोल भी रख सकते हैं, और वेट भी रखा जा सकता है वहां पे। तो 200 डिवाइड में पहले 200 था, अभी मान लो कितना बचा हुआ है, CA नॉट अपन CA यूज होता है इक्वल टू KT, कितना टाइम है 24 आवर्स, K की जो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे क्या जाता है K इंटू टी, तो T कितना है 24 आवर्स, तो K की जगह पे क्या रखेंगे, तो उसके लिए देखो ये होता है ना टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.69 डिवाइड बाई क्या आता है टी हाफ के आता है, तो के यहाँ से निकाल सकते हैं 0.69 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, टी हाफ कितना दिया होता 4 दिया था, तो 0.69 बाई 4 इंटू 24, तो यहां से भी सॉल्व करेंगे तो जो रिमेनिंग मास आ जाएगा। तो देखो चलो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या पूछा गया विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, तो फ्री स्टेट में कौन से पाया जाता है, तो ये मेटलर्जी में देखते हैं कौन कौन से किनके ओर्स क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, किनके फ्री स्टेट में होते हैं, तो कौन कौन सा पढ़ता है लोग, गोल्ड पढ़ते हैं, सिल्वर पढ़ते हैं, प्लेटिनम, मर्करी, ये सब जो होते हैं क्या होता है इनर्ट मेटल बोलते हैं इनको, मतलब ये जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, तो जो ओर्स होते हैं इनके क्या होता है नेटिव फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्री स्टेट में होते हैं। अब देखो इसमें से कौन सा है तुम्हारा आयरन, तो ढेर सारे कंपाउंड होता है, आयरन पैराइट, FeS,
कॉपर पैराइट, इन सब में प्रेजेंट होता है। एल्यूमिनियम के भी ऑक्साइड होता है। सोडियम तो इतना सारा रिएक्टिव होता है कि किसी न किसी फॉर्म में रहता है। तो आंसर कौन सा होगा? गोल्ड हो जाएगा कि गोल्ड क्या होगा फ्री स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि 2 फेनिल प्रोपीन है ऑन एसिडिक हाइड्रेशन। तो ये सिंपल सा एकदम बेसिक सा रिएक्शन है ऑर्गेनिक का, एकदम सिंपल सा। तो करके देखते हैं। एसिडिक हाइड्रेशन कराना मतलब एसिड के प्रेजेंस में क्या है, H2O का एडिशन कराना है। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो 2 फेनिल प्रोपीन का बनाना है, इसमें क्या हो जाएगा? पीएच लगा देते हैं। 2 पे क्या है? फेनिल प्रोपीन है, तो डबल बॉन्ड कहीं पे यहाँ लगा दो, H2CH3। तो 2 फेनिल क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो गया। अब इसका क्या कराना है? कह रहे हैं कि एसिडिक हाइड्रेशन मतलब H प्लस H2O ऐड करना है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड कहाँ पे होगा? जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल, H प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंबाइन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CH3, कार्बन पे प्लस चार्ज, PH, CH3 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा? H2O जो न्यूक्लियोफाइल है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है और OH आके जुड़ जाता है तुम्हारा CH3C, यहाँ पे क्या होगा? PH, OH, CH3। ये फाइनल क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का। देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा है। तो कह रहा है 2 फेनिल 2 प्रोपेनॉल। तो देखो 2 पे ही फेनिल है, 2 पे ही क्या है? OL ग्रुप जो है प्रोपेनॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, देन न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, फिजिकल का। देखो क्वेश्चन तो इतने सारे लाइंस में लिखा हो तो देखने में बड़ा लगेगा। और एक तो देखो जब तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या होता है, अचानक से ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या करना होता है? पहले तो या तो डायरेक्ट करने बैठ जाओ, सोचो टफ होगा इजी होगा। तो पहली बात ये समझ लो कि जो भी जितने ज्यादा लाइंस में लिखा रहता है क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है। ठीक है, क्वेश्चन इजी ही रहता है, बट ये है कि पढ़ने में तुम्हें टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम पे अगर फास्ट जल्दी जल्दी जो स्पीड में क्वेश्चन कर रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर रहे हो, तो उस समय तो ना करो अटेम्प्ट। ठीक है, एक बार जैसे मान लो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो पहले केमिस्ट्री की देखो दो लाइन में जो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो पहले सारे को सारे वैसे करते जाओ। फिर तो देखो थोड़े बड़े बड़े जो ज्यादा लिखे हुए हैं उनके क्वेश्चन पढ़ो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन टफ होगा, टफ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पढ़ के समझने में ये क्या होगा, टाइम चला जाएगा। तो जैसे कोई इतना लिखा हुआ तो ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन है इजी। ठीक है, सिंपल तुम्हारा किसका है? मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर ऑफ H2 एंड O2 इज 1 बार। ठीक है, H2 और O2 का क्या है? मिक्सर है, इसका प्रेशर क्या दिया हुआ? कोई कंटेनर होगा, क्या होगा? मिक्सर होगा। इनका प्रेशर क्या है? 1 बार है। दोनों का प्रेशर मिलाते हैं। ठीक है, मिक्सर इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। H2 प्लस O2 क्या बनाएंगे? 2H2 प्लस O2 मान लो 2H2O बनाएंगे, ये बना रहे, ये मेन रिएक्शन है। विच इज कंप्लीटली रिमूव्ड। वाटर जो आ रहा है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? कंप्लीटली जो वाटर बना उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूव कर ले रहे हैं। मतलब जो भी वाटर बनेगा उसको क्या करेंगे? रिमूव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली प्योर H2 एट प्रेशर 0.35। तो जब जितना H2 बना, इसमें से H2 बना उनको रिमूव कर लिया गया, तो बचा केवल कितना? H2 बचा है। तो मतलब ये यहाँ इस लाइन समझ में आएगा कि ये क्या होगा? लिमिटिंग रीजेंट होगा O2, कि ये पूरा का पूरा रिएक्ट करके वाटर बना ले रहा होगा। वाटर क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, तो अभी तो केवल H2 बचा हुआ है, और H2 का जो प्रेशर बच रहा है वो कितना बच रहा है? 0.35 बच रहा है। ठीक है, assume the ideal gas behavior that is all pressure and measurement under the same condition, temperature and वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या कहा गया? सेम कहा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 का मोल फ्रैक्शन बताना है कितना है। ठीक है, तो मान लेते देखो ये एक चीज देखो, PV इक्वल टू nRT है। तो जो देखो वॉल्यूम टेम्परेचर तो सेम है, R सेम होता ही है, तो प्रेशर और मोल के प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब जो हम मोल में हम करते हैं वही हम प्रेशर में भी कर सकते हैं। तो मान लो अगर यहाँ 1 बार है, तो हम मान लेते हैं मोल कितना है इसका? 1 मोल है। ठीक है, मोल कितना है इसका? दोनों का मोल मिला के कितना मान ले रहे हैं? 1 मोल मान रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। H2 प्लस O2 का टोटल मोल मान रहे हैं 1 मोल मान लिए। ठीक है, अब 1 मोल मान लिए तो 1 के रिस्पेक्ट में देखो, 1 बार के रिस्पेक्ट में 1 मोल मान लिए।
तो 0.35 बार के इसमें कितने मोल होंगे? 0.35 मोल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल ही है। अब देखो, अगर टोटल मोल 1 है तो मान लेते हैं इसका कितना, H2 का कितना x है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये इसका कितना है, इनिशियल 0 है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों मिलकर वाटर बना रहे हैं, वाटर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर ले रहे हैं। रिमूव करने के बाद केवल H2 बच रहा है, यानी ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कंप्लीट रिएक्ट हो जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो, इसके O2 के 1 मोल से H2 का कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो ये पूरा रिएक्ट कर गया तो 0, और ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और ये कितना रिएक्ट करेगा, ये 1 कर रहा है तो 2 कर रहा है, तो 1 माइनस एक्स करेगा तो कितना करेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो बचेगा कितना 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस एक्स, ये बच जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब देखो, इसको तो रिमूव कर लिया गया, ठीक है, ये 0 हो गया। तो अब जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0.35 बार है। हम मोल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे कितना, 0.35 मोल लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 0.35। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा। अब तो ये क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0.35 इक्वल टू ये क्या होगा, प्लस में आएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2. हाँ देखो, यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस में 2x, ये क्या होगा 3x हो गया, और इसको उधर लेते जाएंगे तो 3x इक्वल टू क्या होगा 2.35। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2.35 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.78 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये जो x की वैल्यू 0.78 आ गया, तो वो क्या है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में x है, तो यही तो H2 का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या क्या पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन द ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल मिक्सचर में ये हो जाएगा। तो देखो, ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज करते हैं लोग कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में लगा के कि अगर कुछ कांस्टेंट है, सेम है, तो प्रेशर को मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर सकते हैं, मोल की जगह पे प्रेशर लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस तरह का एक्सचेंज करके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट, गैसीय स्टेट, दोनों का क्या था, ये कॉम्बाइंड क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, बट थोड़ा अगर टाइम दोगे तो हो जाएगा, इजी है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले एक बार कर लो, फिर जो थोड़ा सा टाइम जो बच रहा है तो उसमें क्या करो, नंबर 2 को डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड यूज्ड एज, तो ये पढ़ते हुए बायो में क्या आंसर होगा, आरबी साइड हो जाएगा कि 2 को डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहाँ पे यूज करते हैं, आरबी साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आईपीसी का है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले तो कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे। तो जनरली जो देखो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी हम जो पास में होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड पास है तो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग, डबल बॉन्ड पास है तो डबल बॉन्ड पास नंबरिंग। अगर दोनों सेम पोजीशन पे रहते हैं, सब कुछ सेम होता है, तब जाके हम लोग किसका डिसाइड करते हैं कि अल्फाबेटिकल में इन पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन तब अब देखो, यहाँ पे क्या है कि सेम नहीं है दोनों, 1 2 3 पोजीशन पे, 1 2 3 पोजीशन, ये तो ठीक है 3 3 पोजीशन पे, बट यहाँ पे क्या है 1 2 3 पे क्या है, फर्स्ट लिगेंड है, और इधर से देखेंगे तो लिगेंड कौन सा पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे लिगेंड है। तो फर्स्ट लिगेंड क्या है, पास में है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से करेंगे कि फर्स्ट लिगेंड क्या है, सबसे पास में। पहला ही रूल था 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो क्या हो जाएगा, नाम इथाइल है और ये क्या है, सॉरी ये मिथाइल है, इथाइल है, तो पहले कौन लिखते हैं, इथाइल पहले लिखते हैं। तो 5 पे क्या आएगा, इथाइल, 5 पे इथाइल, एक कार्बन छूट गया, 1 2 3, एक मिनट नंबरिंग गलत हुआ है, 3 4 5 6 7 8, क्या है 6 पे इथाइल, 6 इथाइल हो गया, 2 मिथाइल, 5 ऑक्ट, देखो 5 ऑक्टीन लिखा हुआ, मतलब वही 5 पे क्या है इन, 5 पे इन लगा हुआ, और 3 पे क्या लगा, आयन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलो अगर इसमें अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन निगलेक्ट करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखो, अगर देखो मान लो
इस डी ऑप्शन को देखो तो इसमें तो कितना साइक्लो साइक्लो लगाया हुआ है, तो कहाँ इसमें साइक्लो कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें 1 मिथाइल ब्यूटाइल कॉम्प्लेक्स टाइप के साइड चेन दिया हुआ, तो कहीं पे कॉम्प्लेक्स टाइप के साइड चेन है नहीं। ठीक है, चलो मान लो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं, गलती से अगर इधर से नंबरिंग करते तो आंसर लिख सकते थे कि 1 2 3 पे इथाइल, लेकिन 3 पे इथाइल और 3 पे पेंटाइल कहाँ पे है, तो वैसे भी निगलेक्ट कर सकते हैं इसको, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सी। तो जब नहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ऑप्शन भी निगलेक्ट करके कर सकते हो, नहीं तो बाकी रूल एग्जैक्ट पता है तो ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है H2 + Br2 gives 2HBr। देन कह रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ HBr, इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या बताना है, इक्विलिब्रियम पे HBr का क्या बताना है, प्रेशर बताना है। इफ 10 बार ऑफ HBr इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सील्ड कंटेनर, पहले क्या HBr ही ऐड किया गया, ये दोनों जीरो है, तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, बट देखो एक तो क्या करो कि सीधे सीधे इसी से रिएक्शन का यूज कर लेते हैं, या HBr को ऐसे रिवर्स कर लो, रिवर्स करके K की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/K हो जाएगा, वहां से क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। पर चलो अब वो इसी से सॉल्व करते हैं, सेम रिएक्शन से ही सॉल्व करते हैं। H2 + Br2 gives 2HBr। मान लो यहाँ पे पहले कितना प्रेशर था 10 बार, तो ये इनकी वजह से प्रेशर क्या था 0, T = 0 पे, T = T इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर मान लो क्या होता है कम हो जाता है 10 - x, तो ये कितना आ जाएगा x/2 और ये कितना आ जाएगा x/2, क्योंकि यहाँ से 2 मोल्स इसके 1 और 1 बन रहे, तो प्रेशर अगर x बार प्रेशर कम होता है x/2 भी क्या होगा कम होगा। ये हो गया। अब केसी की वैल्यू देखो, इसके लिए केसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, केसी की वैल्यू देखो दिया हुआ है यहाँ, चलो यहीं से लिख देते हैं। केसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का स्क्वायर 10 - x का स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा x/2 × x/2। केसी की वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁵। केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कि ये x की वैल्यू क्या होगा बहुत कम होगा, 10 में से सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि ज्यादा रहेगा तो भी क्या होगा मल्टीप्लाई करके ज्यादा वैल्यू आएगी। केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी देखो यहाँ से गेस कर सकते हैं, जब भी केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा रहता है तो ज्यादा अमाउंट क्या होता है प्रोडक्ट का ही रहता है। प्रोडक्ट का 10 - x की वैल्यू क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, 10 - x की वैल्यू कब ज्यादा होगा जब x की वैल्यू क्या होगा बहुत कम होगा, और x की वैल्यू कम होगा तो इसलिए x को क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां पे निगलेक्ट नहीं करना होता है। तो यहाँ पे चलो 1.6 × 10 का स्क्वायर कर देंगे 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² 4 को क्या ले लेते हैं ऊपर ले लेते हैं, यहाँ से x² = क्या लिखेंगे, मतलब फाइनल यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा 0.05, तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछा गया, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या है 10 - x, तो 10 - 0.05 यानी कितना हो जाएगा 10.05, सॉरी 9.5। अब देखो आंसर, यदि देखो आंसर बहुत गलत दिया हुआ है इसमें, एक तो आंसर एकदम पास पास है कि 10.1 10 9.89, तो यानी आंसर एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा है 9.5, तो 9.5 तो ये इसको होना चाहिए, बट आंसर क्या दिया हुआ इसमें देखो 9.5 दिया हुआ, जो एनडीएम आंसर दिया है वो 10 दिया हुआ है, तो 10 क्यों होगा 9.5 से अगर मान लो अप्रोक्सीमेट करके इसको 10 लिख दे रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है 9.8 9.9, ये सब भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 9.5 के क्या है पास ही में, तो आंसर देखो एग्जैक्ट आंसर रहेगा तो 9.5 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन इनमें से कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नंबर 19 कह रहा है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल, तो ये देखो क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, क्वांटम नंबर में पढ़ते रहो, एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल सा फिजिकल का क्वेश्चन है। तो देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो एंगुलर मोमेंटम दो तरह से, एक तो होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जो क्या होता है MBR = क्या होता है MBR = NH/2π होता है, ये क्या होता है ऑर्बिट के लिए होता है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो होता है √L × L+1 H/2π, ये होता है √L × L+1 H/2π। तो यहाँ पे देखो 3D ऑर्बिटल के लिए बताना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम 3D ऑर्बिटल के लिए, तो ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करेंगे,
एल डी के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू कितना होता है 2, तो हम यहाँ पे रख देते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2+1 एच अपन 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 इंटू 2 क्या करें 6, रूट 6/2 एच अपन 2 पाई। अब तो रूट क्या है ये 4 है, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा रूट 3/, चलो इसको एक काम करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू यहाँ पे 2 देखो एच अपन 2 पाई है, तो इसको क्या ले सकते हैं और रूट 3/2 एच अपन पाई। यहाँ के 3 इंटू रूट 2 करेंगे, यहाँ का रूट 4 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट 3/2 एच अपन पाई, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किसका है आयनिक इक्विलिब्रियम का है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आता ही आता है क्वेश्चन कि आयनिक में अगर पूछता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जरूर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सिंपल सा है, देखो इसमें पढ़ो क्या कर रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिख लो Ca3PO4 वोल्टाइज। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या है सॉल्युबिलिटी की बात किया जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास इसका क्या दिया हुआ है m, और इन वाटर W ग्राम पर 100 ml। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर इसको मान लो वो ब्रेक करेंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, अगर ब्रेक होगा तो किस तरह से 3Ca+2 और 2PO4 3- ऐसे ब्रेक करते हैं। इसको क्या करने का तरीका होता है, जो 3 लिखा हुआ है यहाँ नंबर तो 3 लिख देते हैं, मतलब कैल्शियम 3 है, कैल्शियम 3 लिख, PO4 कितना है 2 है तो 2PO4 लिख देते हैं, और चार्ज लिखने के लिए क्या करें क्रॉस करते हैं, यहाँ पे 2+, यहाँ पे 3- करके क्या करें लिख लेंगे। अब देखो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर चलो यहाँ पे दिया हुआ है कि W ग्राम पर 100 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जनरली जो सॉल्युबिलिटी हम लिखते हैं KSP में क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा S है, तो ये क्या आएगा 3S आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2S हो जाएगा। अगर S इसकी सॉल्युबिलिटी है तो क्या होगा 3S 2S आएगा। KSP निकालना है तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 3S का, कैल्शियम का ऑप्शन 3 है तो क्या होगा क्यूब इंटू 2S, इसका ऑप्शन क्या है 2, तो ये 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 9 27 और 2 इंटू 2 क्या करेंगे 4, S की पावर कितना आ जाएगा 5। चलो S मोल पर लीटर में, तो वो दिया हुआ है तुम्हारा W ग्राम 100 ml पर 100 ml। तो चलो W ग्राम दिया तो मोल कितना हो जाएगा, अगर S की वैल्यू इसका निकालते हैं तो देखो W हो गया वेट, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा m, ये तो क्या होगा मोल आ गया, वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ यानी कि लीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 यानी कि ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 इंटू W/m। एक मिनट यहाँ पे 1 नीचे है, हाँ ठीक है 10 क्या हो जाएगा W/m, ये क्या होगा S की वैल्यू, और S की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे रख देंगे, तो ये क्या होगा 27 इंटू 4 इंटू 10 इंटू W/m की पावर क्या आएगा 5, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब देख लो आंसर मैच करो कि कौन सा आंसर हो जाएगा 10⁵, ठीक है। तो 4 इंटू 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 10, ये आ जाएगा 10 इंटू 5, 1.08 लिखेंगे तो 10 पर क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कह रहा है एसिटाल्डिहाइड कैन नॉट शो, तो टेस्ट से रिलेटेड है कि एसिटाल्डिहाइड कौन सा टेस्ट नहीं देता है। तो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे तुम्हें क्या पढ़ना ही होता है, वो पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट देता है। तो देखो चलो एक एक करके देखते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट पता है, आइडोफॉर्म टेस्ट में कौन से देते हैं, एल्डिहाइड दे सकते हैं, कीटोन दे सकते हैं, या फिर एल्कोहल दे सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल ये दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होता है फंक्शनल ग्रुप के आगे, जैसे मान लो यहाँ पे OH है तो इसके आगे क्या होना चाहिए CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या होना चाहिए CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो टेस्ट दे सकता है। तो ये तीनों ऐसे टेस्ट देते हैं। तो अब मान लो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड क्या है
CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद क्या है CH3 है, तो यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एस्टरलियाड क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लुकास टेस्ट देखो, लुकास टेस्ट किसके लिए होता है, एल्कोहल का टेस्ट करने के लिए। 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल को टेस्ट करने के लिए होता है। कि क्या होता है, लुकास रिएजेंट यूज करते हैं, HCl ZnCl2 यूज करते हैं। वो क्या टर्बिडिटी फॉर्म होता है यहाँ पे, तो 5-6 सेकंड में होता है, कुछ मिनट्स में होता है, यहाँ पे 1 डिग्री में क्या आवर्स में होता है। तो एस्टरलियाड क्या करेगा, लुकास टेस्ट नहीं देगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, कैन नॉट सो, तो लुकास टेस्ट, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो फिर भी देखते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट देखो तुम्हारा फेलिंग सोल्यूशन की तरह से होता है। फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें जो मेटल यूज करते हैं, जो क्या होता है सॉल्यूशन होता है, उसमें कैटायन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फेलिंग सोल्यूशन में, और इसमें क्या होता है डिफरेंट होता है। बाकी मैक्सिमम चीजें सिमिलर होती है, टेस्ट सारे सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। और ये किसको देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड देगा, तो एल्डिहाइड तो एस्टरलियाड है, एल्डिहाइड तो दे सकता है। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये इसमें ध्यान रखना होता है, एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, और कीटोन नहीं देते हैं, ठीक है। बट अल्फा हाइड्रोक्सी क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन वो देते हैं, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज हो गया, तो वो सब ये टेस्ट देते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब टॉलेंट टेस्ट से ग्लूकोज देता है। तो आंसर कौन सा देगा, मेनली हमारा आंसर क्या है, लुकास टेस्ट देगा। एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट नहीं देगा, लुकास टेस्ट नहीं देगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस केमिस्ट्री का, मतलब स्टेटमेंट थ्योरेटिकल है, देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसके लिए देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर कॉजेज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। तो देखो प्रेशर पे कौन सा डिपेंड करता है, एड्जॉर्प्शन। एक था फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक था केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमी एड्जॉर्प्शन, फिजियो एड्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको। तो फिजिकल कौन सा, इस पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है। और फिजिकल एड्जॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये ग्राफ बनाया था इस, और फिर से क्या अगर सेकंड लेयर होगा तो सेकंड लेयर भी होगा, थर्ड लेयर होगा, तो ऐसे करके इंक्रीज हो रहा था, 3 लेयर तक होता है। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये करेक्ट है। देखो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज होता है। देखो इसके लिए अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन था, फिजिकल एड्जॉर्प्शन था, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन क्या रहता, बैकवर्ड आ रहा था, डिजॉर्प्शन हो रहा था। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन का अगर ग्राफ देखोगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, x/m का ग्राफ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आया, तो ये क्या है, इस तरह से आया था कुछ। मतलब स्टार्ट में तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे तो बढ़ रहा था रेट, ठीक है। तो इंक्रीज या डिक्रीज भी सही है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो ये भी करेक्ट है। तो एड्जॉर्प्शन में भी मोनोलेयर और मल्टीलेयर, ठीक है। तो मोनोलेयर भी हो सकता है, और ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है, 3 लेयर तक। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, 3 लेयर तक भी जाता है। पार्टिकल साइज ऑफ, ये भी करेक्ट है, ठीक है। पार्टिकल साइज ऑफ एड्जॉर्बेंट डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। कह रहे एड्जॉर्प्शन का कोई रूल नहीं, बट देखो यदि क्या है, मान लो ये एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, जिसपे कोई एड्जॉर्बेट का आके एड्जॉर्ब होता है, जो सब्सटेंस जिसपे आके एड्जॉर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो अगर इनका पार्टिकल का साइज कम रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, तो वैकेंट स्पेस भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो उसमें इनका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर साइज ज्यादा ज्यादा रहेगा तो वैकेंट स्पेस कम रहेगा, तो कम एड्जॉर्प्शन होगा। तो एड्जॉर्बेंट के भी पार्टिकल के साइज पे क्या करता है, एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। यहाँ लिखा है डज नॉट डिपेंड, तो ये आंसर नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये थर्मोडायनामिक का है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल, यदि एकदम बेसिक स्टार्टिंग के तो पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, तो वहां पे हम सीपी सीवी की वैल्यू, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसी से रिलेटेड है, बस डेटा यदि याद है तो सिंपल देखो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक गैसेज आर टेकन इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन द रेशियो ऑफ एडियाबैटिक कंपोनेंट्स
तो इनके एडियाबैटिक कंपोनेंट से क्या बताना है, रेशियो बताना है मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए, ठीक है। तो चलो, तो एक तो देखो गामा की जो वैल्यू एक होता है डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या था 1+2/f होता है। तो मोनोएटॉमिक के लिए दोनों का रेशियो निकालना है, गामा फॉर मोनोएटॉमिक डिवाइड बाई गामा फॉर डायटॉमिक। तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 2/, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लेते हैं 3, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है 5, तो 2/3 हो जाएगा, 1 प्लस 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 to 5, 5/3, 5 और 2 7/5, तो 25 क्या आ रहा है 21। अब इसको सॉल्व कर लो, कितनी टाइम्स जाएगा, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है देख सकते हो। ये देखो 1 और 2 तो होगा नहीं, 1.67 तुम्हारा क्या आ रहा है, 1.5 के तो बराबर है नहीं, तो आंसर कौन सा आएगा, डी ही आंसर आएगा यहाँ से 1.167, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यहाँ से देख सकते हैं। एक तरीका और है कि अगर नहीं मान लो गामा की वैल्यू डायरेक्ट है तो सीपीसीबी गामा इक्वल टू क्या होता है CP/CV होता है। तो मोनोएटॉमिक के लिए निकालो, मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए। तो मोनोएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, CP/CV की वैल्यू कितना आ जाएगा, CP की वैल्यू आ जाएगा 5/2, CP की वैल्यू 5/2R डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3/2R। तो ये किसके लिए होगा, मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए 7/2R और 5/2R। तो यहाँ से निकाल सकते हो 2 से हटा दो, 5/3 डिवाइड बाई 7/5, तो सेम ही आ जा रहा है यहाँ से। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, सिंपल सा है, केवल मोनोटॉमिक डायटॉमिक के लिए ये बताओ गामा की वैल्यू क्या है, CP/CV या 1+2/f दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पता रहेगा तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वर्क कैलकुलेशन रहता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या करना है, यूज करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो कह रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल ऑफ गैस n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है, इज आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। क्या है प्रोसेस, कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। केमिस्ट्री में क्या होता है, रिवर्सल और इरिवर्सल दोनों प्रोसेस रहते हैं। फ्रॉम 2 atm टू 10 atm क्या क्या कंप्रेस्ड किया जा रहा है, ठीक है, कंप्रेस्ड 2 atm टू 10 atm, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई एंड क्यू बताना है। तो पहली बात देखो थोड़ा सा डेल्टा ई तो निकाल ही सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज केवल आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एनसीबी आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस कोई सा भी प्रोसेस हो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है एनसीबी डेल्टा टी होता है, ठीक है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस तो डेल्टा टी कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई की वैल्यू तो 0 ही होगा, तो यानी कि ई हो सकता है ऑप्शन और डी हो सकता है, इन दोनों में से देखते हैं। यहाँ पे साइन दोनों का सेम ही है तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन डिफरेंट रहता तो केवल साइन से ही आंसर निकाल सकते थे। देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं डेल्टा ई की तो वैल्यू क्या हो गया 0, तो जो क्यू निकाला ना तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क माइनस में कर देंगे, चलो ये तो जो वैल्यू निकालेंगे पहले वर्क निकाल लेते हैं। वर्क क्या होता है केमिस्ट्री में, वर्क जो लिखते हैं इसके लिए प्रेशर के टर्म में तो क्या आएगा माइनस NRT/ln क्या आता है P1/P2, क्या आ जाएगा माइनस NRT/ln P1/P2। तो यहां से माइनस रख दो, माइनस रखेंगे तो n की वैल्यू 1, r की वैल्यू दिया हुआ 2, टेम्परेचर केल्विन में रख देंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना आ जाएगा 300, और ln P1/P2 2 डिवाइड बाई क्या करेंगे 10, तो ये 1/5 आएगा, तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, और प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 965.84 आ जाएगा कैलोरी। ये आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे 2/5 से यहाँ से वैल्यू निगेटिव में आएगा, निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव,
अब वर्क की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, -965.84 कैलोरी। ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो देखो आंसर कौन सा है, ए। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले के पुट करने आंसर आ जाएगा। 25 देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का है क्वेश्चन, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जनरली क्या होता है, इजी रहते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा इसमें तो सोचने में भी, उसके बाद से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें डायरेक्ट ये पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर ऑर्बिट ऑफ He प्लस कितना दिया हुआ है, He प्लस आयन के लिए बोहर ऑर्बिट के लिए दिया एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, यानी कि MBR की वैल्यू दिया हुआ है। MBR की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.1652 इंटू 10⁻34, ये दिया हुआ है MBR की वैल्यू। व्हाट इज द वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फ्रॉम द फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड फ्रॉम और फ्रॉम तो लेमडा निकालते हैं स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, तो वो तो सिंपल फॉर्मूला था रिडबर्ग कांस्टेंट 1 ये रिडबर्ग क्या सॉरी वेव नंबर होता है, वेव नंबर इक्वल टू 1 लेमडा, ये किसके बराबर होता है, RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 हमेशा क्या रखते हैं, कम वाला रखते हैं, n2 क्या रखते हैं, ज्यादा वाला रखते हैं। तो व्हेन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू कितना हो गया 2, तो ये पहला वाला हो जाएगा, n1 कितना हो जाएगा n इक्वल टू, लेकिन ये दिस लेवल बोला गया, ये कौन सा लेवल है, जिस लेवल के लिए एंगुलर मोमेंटम यहाँ इतना दिया हो, तो n2 जो निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, इस वाले इंफॉर्मेशन से क्या निकालेंगे, n2 निकालेंगे कि वो पहले किस ऑर्बिट में था और कहां से डी एक्साइट हुआ, तो यहाँ से r कितना वेव नंबर एमिट, वेव नंबर का वेवलेंथ क्या करेगा, एमिट करेगा। तो देखो स्पेक्ट्रल लाइन का क्या बताना, वेव नंबर बताना, तो पहले MBR का इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, n2 निकाल लेते हैं, क्योंकि ये तो जो n इक्वल टू 2 है तो वो क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि वो डी एक्साइट हो रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो n इक्वल टू 2 में तो ये वाला ऑर्बिट का नंबर निकाल लेते हैं कि यहाँ से डी एक्साइट होने के बाद से कितना 1/λ आ जाएगा, मतलब वेव नंबर आ जाएगा। तो MBR इक्वल टू पता है तो क्या होता है, NH/2π, NH/2π यहाँ से निकाल सकते हैं 165 × 10⁻34, सबकी वैल्यू पुट करके क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.1652 × 10⁻34 2 × 3.14 और नीचे डिवाइड में करेंगे 6.63 × 10⁻34, तो -34 से -34 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो और थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट 3 × 2 6 कर देते हैं, 6 से 6 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर देते हैं, n इक्वल टू कितना आ रहा है, n इक्वल टू 3 आ गया अप्रोक्सीमेटली, देखो 3 × 2 करेंगे 6 कुछ आएगा, कम आएगा, और यहाँ कुछ भी ज्यादा है तो अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं 3, क्योंकि n तो एग्जैक्ट नंबर में ही होता है, तो जो पास वाला नंबर आएगा वही नंबर आएगा, तो ये एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं। n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो यानी कि 3 से किस में आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इक्वल टू क्या होगा 2 में आ रहा है, तो वहां से वेव नंबर निकाल लेंगे, r के टर्म में r हो गया, z की वैल्यू He प्लस आयन है तो z कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 और 9 46 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 9 - 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ से 9 आ गया, यानी कि वेव नंबर कितना आ गया 5r/9, तो 5r/9 क्या हो जाएगा वेव नंबर, देखो इसमें से कौन सा आंसर होगा 5r/9, बी आंसर हो जाएगा। तो बस वही देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला ये वाला है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए, बट तुम्हें ये जो n1 तो पता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू, लेकिन दूसरा वाला कहाँ से डी एक्साइट हो रहा है वो ये नहीं पता, उसके लिए कहाँ से निकालेंगे, वेव नंबर से निकालेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा ऐड हो रहा होगा, किसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा होगा, देखो तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ NaOH, तो देखो इथाइल क्लोराइड C2H5Cl के NaOH से अगर रिएक्शन कराएंगे तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2 होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एडिशन तो नहीं होगा। ये देखो एस्टल्डिहाइड बाय NaCO3 प्यूरिफिकेशन, मतलब इससे रिएक्शन हो रहा होगा एस्टल्डिहाइड के NaCO3 के साथ,
तो ये पता है कि एसिटाल्डिहाइड का ये क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड OH NaHCO3। तो ये रिएक्शन पढ़ा गया था। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, SO3 माइनस SO3H माइनस, यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियोफाइल क्या ऐड होता है, SO3 माइनस करके क्या होता है यहाँ पे ऐड होता है, SO3H एंड में क्या करते हैं ऐड करते हैं, यहाँ से O माइनस यहाँ पे OH आता है और एक तरफ से HSO3 आके ऐड होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। एल्डिहाइड कीटोन में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो होता है वो सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, तो ये क्या है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, मतलब एल्काइल से एल्केन से क्या होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, एनिसोल बनता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है, सिंपल क्या कोई एल्केन है वो कन्वर्ट हो जा रहा है क्या इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो डिकार्बोक्सिलेशन देखो एसिटिक एसिड, ये तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, CH3 सोडा लाइम से भी करा सकते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, या कोल्बे रिडक्शन कराते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वहां पे क्या होता है CH3 फ्री रेडिकल बनता है, तो वहां से बनता था। तो डिकार्बोक्सिलेशन मतलब वो कोल्बे रिडक्शन से हो चाहे सोडा लाइम से डिकार्बोक्सिलेशन हो, मैकेनिज्म क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, कपलिंग रिएक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में देखो कह रहा है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड दैट वन वुड बी फॉर्म्ड ब्रिलियंट कलर डाई, मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है कलर डाई बनता है। ठीक है, ट्रीटमेंट विद NaNO2 और डाइल्यूट HCl, तो ये पता है NaNO2 डाइल्यूट HCl को किसके लिए यूज करते हैं, डाइजोटाइजेशन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए एनिलीन NH2 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ एल्केलाइन सोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है HCl बाहर निकलता है, तो इसलिए वहां पे हम क्या यूज करते हैं एल्केलाइन मीडियम यूज करते हैं, जिससे HCl NaOH क्या करता है न्यूट्रलाइज हो जाए। तो मेन रिएक्शन जो होता है कोई एनिलीन ग्रुप रहेगा, ठीक है NH2 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उसको क्या कराते हैं NaNO2 और डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, और यहां से क्या होता है ये किसी एरोमेटिक कंपाउंड से यदि रिएक्शन कराते हैं जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप रहे, NH2 हो गया OH हो गया, तो इस तरह के ग्रुप रहते हैं। तो अगर नेफ्थॉल के साथ बीटा नेफ्थॉल के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, एडिशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल मतलब इस तरह से बीटा पे OH ग्रुप जुड़ा रहे। ठीक है, तो अब इसका अगर इसके साथ ये भी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, तो अब इसके साथ जो कपलिंग रिएक्शन होगा वो क्या होगा N2 का क्या होगा एडिशन हो जाएगी इस वाले पोजीशन पे। तो जो कलर होता है ये क्या होता है कलर डाई होता है, OH यहां से क्या जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग कलर डाई होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग कलर डाई कौन देगा, तो देखो कौन कौन सा नहीं होगा, पहले तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप नहीं है, तो डाइजोनियम सॉल्ट इस तरह का बनेगा नहीं और इस तरह का बनेगा नहीं, डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन नहीं होगा। दूसरे में इसमें और इसमें हो सकता है, तो सबसे बेटर बोला गया। तो देखो इसमें होगा तो ये NH2 का डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बट ये स्ट्रॉन्ग कलर डाई नहीं आएगा। कलर डाई कब आएगा जब NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहे, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या है NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो NH2 ग्रुप किसमें प्रेजेंट है केवल C ऑप्शन में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा C इसका आंसर हो जाएगा। तो कपलिंग रिएक्शन पढ़ा हुआ है, बट अगर नेफ्थॉल के साथ बीटा नेफ्थॉल के साथ अगर कपलिंग रिएक्शन कराते हैं तो वो कलर डाई देता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या होता है स्ट्रॉन्ग कलर डाई होता है। तो पूछा गया है कि कौन, क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है मैग्नेटिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe+3 बताना है। Fe+3 का क्या बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, तो Fe+3 के पहले तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 26 होता है, 26 इसका एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा 4s2 3d 6 आता है लास्ट में, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से निकलेगा तो कितना आ जाएगा 3d 5। Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d 5 हो जाएगा। 3d 5 तो इसको ऑर्बिटल में अरेंज करोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 5 × 5 +
तो 5 कितना आ जाएगा 5.92 आ जाएगा। बट तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे जानो कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आया तो 5 पॉइंट करके ही आंसर आएगा बोर मैग्नेटम में। तो देखो इस ऑप्शन में केवल 5 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन आंसर है, तो आंसर क्या करेंगे, डी आंसर हो जाएगा। अगर मान लो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आया तो आंसर कौन सा कर देते 4 पॉइंट। अगर 3 आता, क्योंकि तय है कि अगर 4 आ रहा है तो 4 पॉइंट कुछ करके ही आता है बोर मैग्नेटम। क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस में प्रेजेंट है। देन द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ दैट नॉट कवर्ड बाय द एटम। ठीक है, तो देखो बीसीसी में क्या होगा, ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या होता है, इनके वॉइड में एटम होता है और ठीक इसके ऊपर 4 क्या होता है और एटम होता है, मतलब 8 कॉर्नर पे एटम होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पे एटम होता है। तो ये बोला गया है कि ये जो कोई एक एज ले लेते हैं, कोई एक एज ले लिए, ठीक है, तो इस एज का कितना फ्रैक्शन एटम को द्वारा ऑक्युपाइड नहीं है, इसका फ्रैक्शन बताना है, कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड नहीं है, इस वाले फ्रैक्शन का वो बताना है कितना फ्रैक्शन होगा। तो देखो एज लेंथ मान लो कितना है, ए है, एज लेंथ कितना ए है, और इसका रेडियस मान लो आर, तो आर, तो कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाइड नहीं है, नॉट ऑक्युपाइड, नॉट ऑक्युपाइड कितना आ जाएगा, ए माइनस 2r हो जाएगा, 2r माइनस कर देंगे ए में से तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ए और आर में क्या रिलेशन होता है, आर की जगह देखो इसके लिए बीसीसी के लिए, और बीसीसी √3a इक्वल टू क्या होता है 4r होता है, तो यहाँ पे 2r की वैल्यू रख देते हैं, तो 2r की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3a/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r, 2r की वैल्यू √3a/2 आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो a माइनस √3a/2a, ये हो गया वैल्यू जो नॉट ऑक्युपाइड है। फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन बताना है तो किससे डिवाइड करोगे, पूरे से, a के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो परसेंटेज फ्रैक्शन कितना आ जाएगा a माइनस √3a/2a और डिवाइड में क्या कर देंगे a से a कॉमन करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 माइनस इंटू 100 कर लो, 2 माइनस 1.732 √3a के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मान लो माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.732 है, तो 2 8 और यहाँ पे 9 तो 6 2.6 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ गया इंटू 100 तो है ही है 134, और 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो 13.4% आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आ जाएगा 13.4%, जो इस एज लेंथ का कितना पोर्शन क्या है ऑक्युपाइड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, बट थोड़ा सा आयनिक का भी यूज किया गया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि आयनिक और सॉल्यूशन वाले चैप्टर का ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों का क्या किया है कंबाइन किया गया, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि pH ऑफ 0.1 m BOH वीक बेस इज टू बी 12, ठीक है, pH कितना दिया हुआ है 0.1 m 0H BOH का वीक बेस है, तो यानी ये समझ में आएगा वीक बेस है तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 0.1 m BOH है तो ये क्या हो जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां से देखो और क्या कह रहा है, सोल्यूशन एट द T केल्विन डिस्प्ले, देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना तो ठीक है, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर लिख देते हैं, क्या होता है ICRT होता है, टेम्परेचर पता है, R पता है, C पता है, I की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि ये वीक बेस है, तो वीक बेस के लिए I की वैल्यू क्या होता है 1 प्लस I की वैल्यू क्या होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, n कितना ले लेंगे 2, क्योंकि देखो BOH है तो क्या होगा ये डिसोसिएट होगा, वीक बेस है B प्लस OH माइनस में, तो दो आयंस में डिसोसिएट होता है 2 रख देंगे, तो 1 प्लस 2-1 इंटू अल्फा, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा आ जाएगा, I की वैल्यू 1 प्लस अल्फा आ गया, यहाँ पे I की वैल्यू रख सकते हैं, C दिया हुआ है 0.1 m, R पता है, T टेम्परेचर पता है, T केल्विन, तो कैलकुलेशन हो जाएगा, बस अल्फा की वैल्यू पता चल जाता है। अल्फा के लिए क्या ट्रिक है, मतलब यहाँ पे ट्रिक क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया 12 दिया हुआ pH इक्वल टू 12 है, तो POH इक्वल टू कितना होगा 2, POH 2 होगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻²। यहाँ पे देखो
इसका कंसंट्रेशन क्या है 0.1 है, तो ये 0 और मान लो 0.1 माइनस अल्फा डिसोसिएट होते हैं कितना होगा 0.1 अल्फा बचेगा, सी अल्फा होता है, इसको किसके बराबर कर देंगे 0.1 इंटू अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 यानी कि क्या होगा 0.1 आ गया। अब देखो अल्फा की वैल्यू 0.1 अल्फा पता चल गया, अब यहाँ से आई आ जाएगा 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.1 आ गया अल्फा की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू कितना आ गया 1.1। अब इस आई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ऑस्मोटिक प्रेशर 1.1 आई हो गया, कंसंट्रेशन कितना 0.1 एम आर और टी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 0.11 आर टी, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है सी आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT दिया हुआ, ICRT होता है, RT दिया हुआ, C पता है, बस हमें आई के बारे में सोचना था क्योंकि आई वो नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे क्योंकि वीक बेस है तो कुछ ना कुछ होगा। उसके लिए हिंट क्या दिया होता है 12, तो 12 दिया हुआ तो PS2 OH माइनस का कंसंट्रेशन, और यहाँ से क्या निकालेंगे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल के आई आ जाएगा, आई की वैल्यू निकाल के 3 नंबर देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एकदम बेसिक यदि पता है तो क्या आसानी से सॉल्व कर सकते, बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ये 3 सेल बनाया हुआ है, सबका ई नॉट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया और ई सेल बताना है, मतलब ई नॉट सेल का ही ऑर्डर बताना है। ई नॉट सेल जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट का एनोड प्लस ई नॉट कैथोड, एनोड प्लस कैथोड सिंपल ऐड कर दो, लिखने देना को एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल, जो जिस तरह से दिया रहा है तो वैसे ही ऐड करोगे तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। तो पहले के लिए ऐड करते हैं, पहले के लिए कैलकुलेट करते हैं तो मान लो Zn प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या Zn प्लस 2, Zn की वैल्यू माइनस में दिया हो तो यहाँ से क्या करते हैं 0.6 प्लस कॉपर प्लस 2 से कॉपर यही चाहिए 0.34 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 1.1 आ जाएगा। दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, Zn प्लस 2 माइनस में 0.76 प्लस Ag की वैल्यू कितना दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे 0.8 ऐड कर दो कितना हो गया 6 15 1.56 वोल्ट, इसका कितना है 1.1 वोल्ट, और इसके लिए कैलकुलेट करते कॉपर प्लस 2 का कितना है, यहाँ पे देखो कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू दिया हुआ है लेकिन चाहिए क्या हमें कॉपर से कॉपर प्लस 2 तो क्या होगा माइनस में लिखेंगे माइनस 0.34 प्लस Ag 0.8 वोल्ट, और यहाँ से माइनस कर दो 0 में 4 जाएगा 6 और यहाँ पे 7.46 वोल्ट आएगा। ऑर्डर देखो कौन सा सबसे ज्यादा किसका है, सेकंड सबसे ज्यादा है, देन फर्स्ट और देन थर्ड, तो ऐसे आंसर देख लो कौन सा आ जाएगा सेकंड फर्स्ट थर्ड, आंसर कौन सा हो जाएगा बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम में बस उसमें क्या करें ई कैथोड ई एनोड प्लस ई कैथोड सिंपल ऐड करो, बट होना क्या चाहिए एनोड है तो एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड है तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखो सीधे ऐड कर दो। 26 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है सॉलिड स्टेट का है क्वेश्चन, इन द टेट्रा एटॉमिक प्लेनर टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल PQ3 मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल है, 4 एटम है प्लेनर है। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, P सेंट्रॉइड, P क्या है सेंट्रॉइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड क्या है सेम है, और Q क्या है साइड वाला एटम है। इफ द PQ बॉन्ड डिस्टेंस इज 2 एंगस्ट्रॉम, P और Q के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस कितना है 2 एंगस्ट्रॉम, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 Q एटम्स, 2 Q एटम्स के बीच में क्या पूछा जा रहा है डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ऐसे मान लो कि क्या था हम लोग पढ़ा था 3 एटम क्या ट्राइगोनल प्लेन रहेंगे और इसमें क्या होगा एक वॉइड में रखा जाएगा, तो मान लो ये एटम कौन सा है सेंट्रॉइड में कौन सा P है, ये Q तीनों है, तो इन तीनों के बीच का क्या है 2 Q के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r, तो ये देखो स्मॉल r। अब देखो ये कौन से वॉइड में प्रेजेंट है, ऐसा मान सकते हैं कि ये क्या है ट्राइगोनल प्लेनर है और इसमें क्या है वॉइड में प्रेजेंट है, तो इसके लिए R/R का रेशियो क्या था, 2 वैल्यू पता कर लो, R/R की वैल्यू हम लोगों ने कितना पढ़ा था 0.155 एंगस्ट्रॉम। ठीक है 0.155 एंगस्ट्रॉम, और R प्लस R की वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें पूछा क्या जा रहा है 2R की वैल्यू पूछा जा रहा है, चलो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेते हैं, R इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.155 R हो गया, यहाँ पुट कर देते हैं तो 1.155
आर इक्वल टू 2, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 1.155 एंगस्ट्रॉम। एनटीए में आंसर दिया हुआ है कि ये आंसर, बट पूछा क्या गया व्हाट इज डिस्टेंस विद सेंटर ऑफ 2 क्यू एटम्स। 2 क्यू एटम के बीच का डिस्टेंस तो 2r होगा, 2r होगा तो 2r की वैल्यू कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 1.155 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। 7 देखते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्या है डेल्टा जी वैल्यू, बट बोला गया द फैक्टर ऑफ डेल्टा जी इज इंपॉर्टेंट इन मेटलर्जी। हाँ पता है मेटलर्जी में कौन सा रिएक्शन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हें रिडक्शन कराना होता है तो कौन सा रिडक्शन यूज करे, कौन सा ज्यादा यूजफुल होगा, तो एलिंगन डायग्राम दिया रहता है, तो कंबाइंड करके जिस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या होता है, जितना निगेटिव होता है वो क्या होता है, उतना स्पॉन्टेनियस होता है, उतना आसानी से अपने आप हो जाएगा, तो वो रिएक्शन क्या बोलेगा इंपॉर्टेंट होगा। मेटलर्जी में ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है कि जिसके लिए डेल्टा जी जितना निगेटिव वो उतना स्पॉन्टेनियस, उतना आसानी से होगा, उतनी कम एनर्जी लगेगी तो उतना क्या आएगा कॉस्ट क्या आएगा कम आएगा। तो एलिंगम डायग्राम में दिया रहता है। चलो इसमें देखो डेल्टा जी की वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे तीनों के लिए 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू दिया हुआ है, तो कैलकुलेट क्या करना है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या करना है कैलकुलेट करना है। जब भी ऐसा रहता है कि 2-3 रिएक्शन रहते हैं उनके लिए डेल्टा जी दिया रहता है या डेल्टा एच या डेल्टा जो भी दिया रहता है, तो के की वैल्यू दे रहते हैं, 2-3 रिएक्शन को कंबाइन करके क्या करते हैं थर्ड रिएक्शन बनाते हैं। अब देखो इसमें भी बनाने का तरीका क्या है, करना क्या होता है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, एक एक करके स्टार्ट करते जाओ। जेडएनएस को देखो, यहाँ पे जेडएनएस लेफ्ट साइड में देखो, जेडएनएस देखते हैं कहाँ पे, जेडएनएस कहाँ पे दूसरे साइड में राइट साइड में, तो रिएक्शन को क्या करना है रिवर्स करना है, तो माइनस क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, मतलब दूसरे वाले को क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 2 जेडएन से कोएफिशिएंट सेम है तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस हो गया इतना काम। O2 रहने दो इसको, O2 क्योंकि ढेर सारे रिएक्शंस में आ रहे हैं वहां से नहीं डिसाइड करते हैं। जेडएनओ देखो सॉलिड ये कहाँ पे है, जेडएनओ सॉलिड देखो ये क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट में, और इधर इसमें भी क्या है प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट 2 है, कोएफिशिएंट 2 तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या करेंगे थर्ड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट देखो 2SO2 कहाँ पे है, ये भी प्रोडक्ट साइड में, कोएफिशिएंट क्या है सेम है, तो कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट रिएक्शन को भी क्या करना है सिंपल ऐड कर देना है। तीनों को ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का डेल्टा जी आएगा, कुछ भी सोचना दिमाग ही नहीं लगाना, तीनों रिएक्शन यूज कर लिया, इसको माइनस करना था इसको, तो तीनों रिएक्शन को ऐसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये फाइनल रिएक्शन बन ही जाएगा, ठीक है। तो अब इनको वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं दूसरे वाले को माइनस करना है, तो मतलब 293 और बाकी को क्या करना प्लस करना -544 और माइनस से क्या 480, तीनों को सॉल्व कर लेंगे तो जो भी इसमें से आंसर आना होगा क्या आ जाएगा एक लाइन में, कुछ भी नहीं करना, बस देखो एक एक करके स्टार्ट करते थे, जो देखो जैसे जेडएनएस से 2 होता था कोएफिशिएंट 2 था प्रोडक्ट में, कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई नहीं करना, बस क्या करो रिवर्स कर दो, ये इधर ही साइड में कोएफिशिएंट सेम है बस छोड़ दो, इसमें इधर है सेम कर दो तो ऐड कर देंगे, बाकी क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 34 नंबर इसमें क्या कह रहा है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमर से रिलेटेड एकदम बेसिक्स है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो देखो पहले देख लेते हैं लिगेंड कितने कितने, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 4 लिगेंड वाले हैं, तो 4 लिगेंड में क्या होता है या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर होता है, तो ये देखो सिसप्लेटिन है और ट्रांसप्लेटिन है, तो ये इनसाइड में सीधे दिया हुआ है, सिसप्लेटिन ट्रांसप्लेटिन क्या होता है स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर में अगर मान लो अगर एक प्लेन में रहेंगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ ही जाएगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो होने के लिए क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री दोनों के दोनों क्या होने से एब्सेंट होने चाहिए, तो जब ये अगर एक प्लेन में है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही आएगा, तो ये शो नहीं करेंगे, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अब आ जाओ इसमें 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड और 6 लिगेंड, तो इसमें जब देखो ट्रांस बोला गया है, ये इस टाइप के आइसोमर शो करते हैं, 2 EN है और एक है Cl2, लेकिन वो क्या होना चाहिए सिस पे होने चाहिए, ट्रांस पे होंगे तो क्या होगा देखो ट्रांस पे अगर मान लो बनाते हैं तो EN को चलो यहाँ ऐड कर दिया तो ऐड कर देंगे, अब एक ट्रांस पे रखना पड़ेगा क्लोरीन और क्लोरीन को, तो अब इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, क्योंकि ये एक ऊपर एक नीचे, तो इस स्फीयर में ऐसे ही कट करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लेन में ही करेंगे, स्लाइस कट करेंगे तो भी आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ट्रांस वाला नहीं होता है, लेकिन यही सिस वाला बनाएंगे इसका,
अगर EN करके यहाँ से मतलब इसको भी शीर्ष पे रखते हैं तो EN को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे, और एक CL यहाँ पे, एक CL यहाँ पे। तो अब इसमें इस वाले में क्या है, कितने भी प्लेन सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो, कुछ भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करेगा, शीश यहाँ पे EN2 CL2। ये बार बार पूछा ही जाता है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और फेराडेज लॉ से है। फेराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ से थे, तो फर्स्ट सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आता ही है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछता है तो इससे तो पूछता ही है कि कितना अमाउंट किसी इलेक्ट्रोड पे कितना डिपॉजिट होता है। तो ये बहुत सिंपल सा होता है, क्या करना होता है, वो इस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखना होता है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबके क्या करने हैं, बराबर करने होते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दो या फिर जो सब्सटेंस बोला जा रहा है उसके अमाउंट को क्या करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या बोलेगा, हाउ मच क्लोरीन विल बी लिबरेटेड। क्लोरीन क्या हो रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन से मतलब इलेक्ट्रोड रहेगा, दो इलेक्ट्रोड रहेगा, बट केवल अभी क्लोरीन का बता रहे हैं कि क्लोरीन के लिए ही पूछा जा रहा है। पासिंग 30 मिनट NaCl 1 एम्पियर का करंट पास किया जा रहा है 30 मिनट्स के लिए। NaCl का सोल्यूशन है, चलो सही से बना देते हैं। यहाँ क्या है, NaCl का सोल्यूशन है, Na प्लस Cl माइनस में, तो Cl माइनस किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, ठीक है, एनोड पे। तो यहाँ से कितने एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट क्या कितने पास किया जा रहा है, 1 एम्पियर 30 मिनट के लिए। तो कितना क्लोरीन क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो चलो रिएक्शन लिख लेते पहले। तो क्या होगा, 2Cl माइनस Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये रिएक्शन हो रहा होगा इस इलेक्ट्रोड पे। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइड बाई नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। Cl2 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा, Q बाई F लिखते हैं इंटू 1 इक्वल टू क्या करता है, इसका Cl2 का वेट ऑफ Cl2 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू एन फैक्टर। ये हर जगह लगाना होता है Q बाई F। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर सेकेंड में 30 दिया हुआ इंटू क्या करेंगे 60 सेकेंड, एम्पियर सेकेंड कूलॉम होता है। F की वैल्यू कितना रख देंगे 96500, वे इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो वेट निकालते हैं इसका, क्लोरीन का अमाउंट 35.5, ये क्या होगा, मोल आ गया। एंड फैक्टर Cl2 का निकालना, तो Cl2 के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, चेंज कितने का हो रहा है 1 का। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो टोटल चेंज कितने का होगा 2 का होगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करके W वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वेट कितना आ जाएगा 0.66 ग्राम आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना, तो सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या करना होता है, बराबर करने होते हैं। इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो, बराबर कर दो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का है, थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है और बॉन्ड एंथैल्पी से। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसमें रेजोनेंस एनर्जी का भी क्या गया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, तो थोड़ा सा अच्छा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजीन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम कितना दिया हो, 533 किलो जूल पर मोल दिया होगा, मतलब पूरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए। और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन 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 12 कार्बन, मतलब इन तीनों की बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ इतना इतना इतना। तो बताना है रेजोनेंस एनर्जी। तो पहले तो देखो, अगर मान लो रेजोनेंस नहीं रहता, ठीक है, पहली बात, अगर चलो बेंजीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अगर रेजोनेंस एनर्जी पहले हटा देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी नहीं रहता तो क्या होता है, सारे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। चलो इसको 5 इसको किसके बराबर कर देते हैं, कितने CH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 CH बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, 6 इंटू CH बॉन्ड एनर्जी प्लस कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, तो 3 इंटू क्या कर देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी प्लस, और क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की कितनी है
एक, दो और तीन, तीन क्या है सिंगल है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो क्या कर देंगे 3 इंटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी। इसको ऐड करके करते तो इतना आ जाता, क्योंकि इतनी एनर्जी पूरे डिसोसिएट के लिए और इतने बॉन्ड है इनको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो बराबर कर देते। बट अब होगा क्या कि अगर रेजोनेंस एनर्जी है तो रेजोनेंस एनर्जी है तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो गई होगी। अब स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो हमें उसको ब्रेक करने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो मतलब ये जो एनर्जी हम निकाले हैं इससे क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो कितनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी और देनी पड़ती है, तब जाके क्या आता है ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 5335 इक्वल टू 6 इंटू CH बॉन्ड, CH बॉन्ड के सबसे लास्ट वाला है 4160.2 प्लस 3 इंटू C डबल बॉन्ड, C की कितनी है 615 प्लस 3 इंटू कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल कितना है 347.3 प्लस रेजोनेंस एनर्जी। तो इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके रेजोनेंस एनर्जी क्या करो कैलकुलेट कर लो, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है 37 देखते हैं, सिंपल सा है, मतलब ज्यादा ही सिंपल है, केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है सिंपल क्या करना है, क्या ये रिएक्शन दिया हुआ, ये इक्विलिब्रियम से N2O4 किस में जा रहा है 2NO2 गैस में जा रहा है, तो क्या बताना है वैल्यू ऑफ Kc बताना है। तो वैल्यू ऑफ Kc के लिए क्या लिखते हैं, Kc के लिए लिखते हैं NO2 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर होगा डिवाइड में क्या होगा N2O4 का कंसंट्रेशन होगा। बट ये कंसंट्रेशन कहाँ पे चाहिए होता है, इक्विलिब्रियम पे चाहिए होता है, और इक्विलिब्रियम पे ही दिया हुआ है, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जिनका इतना दिया हुआ है, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल क्या करना है वैल्यू पुट करना है। NO2 का कंसंट्रेशन कौन सा है, NO2 कंसंट्रेशन ये है, तो 1.2 इंटू 10⁻² का क्या कर देंगे स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 12 का 1.44 हो जाएगा इंटू 10⁻4 हो जाएगा, 2 पॉइंट पे डेसिमल, यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻²। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, कितने 3 टाइम्स में चला जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 10⁻²। आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे 3.3 इंटू 10⁻² इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 10⁻²। आंसर कौन सा, फिजिकल का मतलब बहुत ही क्वेश्चन है, और ये ठीक क्वेश्चन है। क्या है इसमें, क्या है एजियोट्रोपिक सोल्यूशन लिक्विड। एजियोट्रोपिक सोल्यूशन पहले देखो क्या होता है, एजियोट्रोपिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम दोनों सॉल्वेंट को हम क्या करें सेपरेट नहीं कर सकते, जो दोनों वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते अगर एजियोट्रोप फॉर्म हो जाता है तो। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है। तो एजियोट्रोप, और उसमें देखो दो केस में आता है, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन में। तो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन, चलो एक ग्राफ देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है, मान लो यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ठीक है। चलो यहाँ पे बी ले लेते हैं, मानते हैं ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ए का प्रेशर क्या है ज्यादा है, तो अब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो क्या होता है ये ग्राफ आता है, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं एजियोट्रोप बोलते हैं, एजियोट्रोप। और एक केस और हो सकता है जब निगेटिव डेविएशन हो रहा हो, जो प्रेशर है जो सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट होता है ये भी क्या होता है एजियोट्रोप होता है। तो इन दोनों ही केस में देखो ये क्या है पॉजिटिव डेविएशन का एजियोट्रोप, ये क्या है निगेटिव डेविएशन। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एन एजियोट्रोप सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट लोअर बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, जब देखो बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या होता है अपोजिट का रिलेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो देखो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा कम आएगा, तो यहाँ पे देखो बोला गया बॉइलिंग पॉइंट लोअर बॉइलिंग पॉइंट मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा यानी कौन सा डेविएशन होगा पॉजिटिव डेविएशन। तो देखो इसमें आंसर सी दिया सोच पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड्स लॉ, निगेटिव डेविएशन होगा नहीं, नो डेविएशन होगा नहीं, सैचुरेटेड होगा नहीं, आंसर कौन सा होगा पॉजिटिव डेविएशन। देखो सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि पॉजिटिव अपोजिट याद रखो, पॉजिटिव डेविएशन लोअर बॉइलिंग एजियोट्रोप, निगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, पॉजिटिव लोअर निगेटिव हायर। तो ऐसे याद रखो पॉजिटिव डेविएशन है तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन आंसर हो जाएगा।
कह रहा है द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो इज, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि ये भी मतलब ऑर्डर क्या है, 2 है, एक और इस पे एक और इस पे डिपेंड कर रहा है, ये रिएक्शन है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज फ्रॉम 0.1 टू 0.3। बी का कंसंट्रेशन क्या है, तो ए का कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 ही रख रहा है। तो रेट कांस्टेंट, तो पहले तो देखो ऐसे ही रेट कांस्टेंट विल बी, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, चेंज होता ही नहीं है। रेट कांस्टेंट केवल और केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता तो ये तो डिपेंड ही नहीं करेगा कंसंट्रेशन पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये चेंज क्या होगा, रेट, रेट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। आर इक्वल टू क्या होता है, के ए बी दिया हुआ है, तो पहले कंसंट्रेशन क्या था, 0.1 था, तो R1 कुछ और होगा, R2 क्या हो जाएगा, जब कि इसको 0.1 ही रखा गया है, ए को, बी को कितना कर देगा 0.3, तो चेंज क्या होगा, रेट चेंज होगा, R2 चेंज हो जाएगा, R1 से R2 जब लेंगे, के तो क्या है कांस्टेंट रहता है, वो केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये क्या पॉलीमर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। पॉलीमर में देखो जितने भी रहते हैं सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, जितने एनसीईआरटी में दिया हुआ कौन कौन से टाइप का पॉलीमराइजेशन है, कितने एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स रहे तो क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो इसमें देखो किसके एग्जांपल दिया, नायलॉन 66 एंड पॉलीएथिलीन। तो ये बताना कि कौन कौन से पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो पहले बात की देखो नायलॉन 66 क्या, एडिपिक एसिड और एथिलीन क्या होता है यहाँ पे, COH CH2 क्या होता है, 4 टाइम्स होता है COH, और हेक्सामिथिलीन डाइमीन से होता है NH2 होता है प्लस NH2, यहाँ पे देखो CH2 कितना होता है 6 टाइम होता है NH2। इनके क्या होता है, इससे रिमूव क्या होता है, H2O रिमूव होता है यहाँ से, N नंबर में H2O क्या होगा यहाँ से, OH का OH, इसका H क्या होगा, निकलेंगे H2O, और ये कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, नायलॉन 66 बनाते हैं। तो ये कौन सा पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव होता है। और पॉलीथीन का एग्जांपल ले लो, देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कंबाइन होकर N नंबर में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं। तो ये देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, एडिशन में भी क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो आंसर कौन सा होगा, सी। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो को पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन हो या कोई सा पॉलीमर, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, पॉलीमराइजेशन होंगे। तो ये देख लो, तो ये आंसर होगा नहीं। को पॉलीमराइजेशन है कौन सा है, कंडेंसेशन, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, कंडेंसेशन एंड को पॉलीमराइजेशन। तो ये को पॉलीमराइजेशन नहीं है, क्या है, होमोपॉलीमर है, ठीक है, मतलब एक ही टाइप के मोनोमर से क्या होगा, मिलकर बन रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा है, कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो एकदम सा सिंपल सा है। रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, तो हाफ रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करते हैं, बट वहां पे बैलेंस भी नहीं करना, सब बैलेंस करके दिया, बस यहाँ पे n की वैल्यू बताना है कि n क्या होगा। तो चलो दोनों साइड में n को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, जिधर साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इधर देखो एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे न्यूट्रल है, तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 चार्ज है। इधर देखो यहाँ एक निगेटिव 2 पॉजिटिव, तो इधर क्या है, +1 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन की तरफ इधर ऐड करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो -1 इधर भी हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे +1 मिलकर क्या होगा, -1 आएगा, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कि 2 इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो यहाँ पे क्या दोनों साइड क्या कर रहा है, ये तुम्हारा पार्ट 2 जो 11th का बुक है, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक, उसमें लास्ट में दिया हुआ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस से जस्ट पहले दिया हुआ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिया, क्रोमेटोग्राफी दिया हुआ है, प्यूरिफिकेशन एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट डिफरेंट, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, जो भी मेथड है, तो वो सारे मेथड दिए हुए हैं, तो उनको एक बार पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आते हैं तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जो क्या करेंगे, डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर, इन दोनों का क्या है, मिक्सचर, मतलब क्या है, मिक्सर है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से उसको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, तो जैसे मान लो इसमें इस तरह से क्या करते हैं, सेपरेट करना होता है, दोनों का क्या है, मिक्सर है इसमें,
DCM डाइक्लोरोमेथेन एंड H2O। तो ये कह रहा है बस कि DCM एंड H2O वुड बी स्टे अपर एंड लोअर लेयर, मतलब ये कह रहा है कि अपर है और ये कह रहा है लोअर होगा। तो ये मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर, तो कौन अपर कौन इमिसिबल, अगर मान लो मिसिबल नहीं है तो कौन अपर होगा कौन लोअर होगा, तो ये डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। जिसका वेट ज्यादा होगा तो वेट किसका, डेंसिटी किसका ज्यादा है, डाइक्लोरोमीथेन का क्या होगा, ज्यादा होगा डाइक्लोरोमीथेन, और यहाँ पे H2O कम होता है। H2O क्या होगा ऊपर, डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा नीचे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि मिसिबल क्लियरली, तो ये मिसिबल नहीं होता है, इमिसिबल होता है, तभी उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल। और DCM एंड H2O वुड बी स्टे लोअर एंड अपर, तो देखो ये क्या होगा लोअर, H2O क्या होगा अपर, क्योंकि H2O हल्का होगा तो ऊपर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ये आंसर रहेगा मेक फॉर्म टर्बिडिटी, वो टर्बिडिटी फॉर्म कर दें तो ऐसा नहीं, रिएक्ट करेंगे तब जाएगा क्या होगा, टर्बिडिटी फॉर्म होगा। तो रिएक्ट करेंगे नहीं, मिसिबल भी नहीं होंगे। कौन ऊपर हो कौन नीचे, वो डिपेंड करेगा डेंसिटी पे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा, डाइक्लोरोमीथेन वो नीचे होगा और H2O क्या होगा ऊपर। तो ये वाला पोर्शन एक बार रिवाइज जरूर कर लेना एनसीईआरटी में, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद क्वालिटेटिव क्वांटिटी एनालिसिस दिया हुआ है। नंबर 43 देखते हैं, ये तुम्हारे किससे रिलेटेड है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, क्या कहता है, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करता है, ठीक है, हार्डनेस किसकी वजह से होता है, रेडॉक्स के हिसाब में दिया हुआ है। चलो हार्ड वाटर पहले होता है किसकी वजह से, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट की वजह से होता है। इनके क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट की वजह से होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट की वजह से होता है। अब देखो इनके सॉल्ट की वजह से होता है, अब होता क्यों है, क्योंकि ये क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं, तो बाकी के सॉल्ट होंगे वो तो सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल होंगे तो इसी वजह से उनकी वजह से हार्डनेस नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो आंसर देखो इसमें क्या है, वो बोला है हार्ड वाटर्स कैन ब्लॉक द रेडिएटर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो हार्ड वाटर इन रेडिएटर्स को ब्लॉक क्यों करते हैं, क्योंकि जो जिनकी वजह से हार्डनेस होता है, किनकी वजह से होता है, इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, उन्हीं की वजह से होता है। कह रहा है इनसॉल्युबल सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट की वजह से नहीं, इनसॉल्युबल फॉस्फेट सॉल्ट नहीं, इनसॉल्युबल पोटेशियम सॉल्ट नहीं। आंसर है कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से क्या होता है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, हार्ड वाटर होता है और ये सब होता है, ठीक है, मतलब परमानेंट हार्डनेस जो होता है, ठीक है। एक बाइकार्बोनेट होता है उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस होता है, तो वो तो आसानी से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 44 देखते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैकेनिज्म से रिलेटेड, SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल सा। ऑप्शन तो पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन एटम विल बी मोर इन SN1 SN2। SN1 SN2 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि कौन फास्ट होगा स्लो होगा, इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, यहाँ पे अगर मान लो कार्बोकैटायन बनता है तो क्या होगा, एक तो 1 डिग्री है और दूसरा अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकलेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है तो कार्बोकैटायन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है और 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री भी है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, कह रहा है यू विल बी फास्टर इन SN1, ये क्या होगा फास्टर होगा SN1 में, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर SN1 होता है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो स्टेबल होगा, ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। लेकिन बट स्लोअर इन SN2, तो SN2 में कह रहा है स्लोअर, तो स्लोअर क्यों होगा SN2 में, क्योंकि 1 डिग्री तो फास्ट ही होता है, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री में तो फास्ट ही होता है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो क्या होगा, फास्ट ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसकी वजह से गलत हो जाएगा, स्लोअर इन SN2 नहीं होगा। ये विल बी फास्टर इन बोथ SN1 एंड SN2, करेक्ट है, क्योंकि 1 डिग्री है तो SN2 और कार्बोकैटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो क्या हो रहा है, रेट क्या होगा, फास्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए एंड बी विल बी इक्वली रिएक्टिव, ए और बी इक्वली रिएक्टिव नहीं है, यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ पे कार्बोकैटायन में तो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। बी विल बी फास्टर इन बोथ SN1 एंड SN2, बी क्या होगा, SN2 फास्टर होगा, ठीक है, SN2 1 डिग्री है तो क्या होगा, फास्टर होगा, बट ये फास्टर नहीं होगा। 1 डिग्री में SN1 मैकेनिज्म नहीं होता है, जब कब होता है, जब कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, प्लस M का ग्रुप जुड़ा हो तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्या कह रहा है, द एल्कली मेटल दैट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म नाइट्राइड, इसमें से कौन सा होगा डायरेक्टली नाइट्राइड फॉर्म करता है, तो सिंपल देखो, लिथियम क्या होता है, लिथियम नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। फर्स्ट ए ग्रुप के जो ये होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, ये सब नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, ये याद रखना। बाकी लिथियम मैग्नीशियम का क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप में, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, उसी तरह से लिथियम भी क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। बाकी सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं, फर्स्ट ग्रुप की ये डायरेक्टली N2 से रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।